भैया जी क्या सिखाने वाली है? बहुत कुछ सिखाने वाली है भैया जी। मिट्टी की बातें आपको सिखाने वाली है। आपको कौन सी लाइंस मोटी, मतलब आप जब बैठे हों कब मैं याचना नहीं रण होगा। जब आपकी परिस्थिति खराब होती है ना, तो आप परिस्थिति से हमेशा बोलता रहा हूँ मैं कि मैं याचना नहीं, अब रण होगा। सुंदर आदमी था वो, पहाड़ का आदमी, सुंदर, लंबा चौड़ा। जब मैंने सुना कि नील पांडे आज शेखर कपूर से मिलने जा रहा है, तब मैं समझ गया कि अब वो रोल मुझे नहीं मिलेगा। राजनीति का वीरेंद्र प्रताप सिंह करारा जवाब मिलेगा, फिर सरदार खान। अब अभी तक लोग मुझे चिढ़ाते हैं, सर चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? सर चाबी कहाँ है? क्या लगता है, चुनाव नज़दीक है, लगता है किसी का पलड़ा भारी है इस बार? सर्वे बताना मना किया गया है आचार संहिता में। फैमिली मैन का अगला सीजन कब आ रहा है? सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कांटों में ऐसी ही कुछ राहें बना चुके आज एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार के बेलवा का एक ऐसा कलाकार जिन्होंने इन दिनों भैया जी बनकर मचा रहा है हाहाकार। बहुत बहुत स्वागत है मनोज बाजपेयी सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आर्यमन। कैसे हैं सर आप? बस ऊपर वाले की दुआ है। दिल्ली में आए हैं आप, बहुत पुरानी यादें आपकी जुड़ी हुई है इस शहर से। हाँ, दिल्ली में मेरे भाई बहन भी रहते हैं यहाँ पर। शादी भी मेरी दिल्ली में ही हुई थी। अच्छा, ट्रेलर जो है भैया जी का बहुत गदर मचा रहा है, मतलब सबसे बहुत प्यार मिल रहा है। ऐसे में एक्टर के मन में क्या प्रतिक्रिया चलती है जब इतना प्यार मिलता है ऑडियंस से? नहीं, एक आश्वासन तो मिलता ही है कि लोगों को पसंद आ रहा है ट्रेलर, और उम्मीद एक बनती है कि लोग थिएटर तक जाएंगे। कोशिश करेंगे कि अकेले न जाएं, अपने दोस्तों को भी साथ लेके जाएंगे, परिवार को भी साथ लेके जाएंगे। अच्छा, ऐसे फ़ोन आता है किसी का कि क्या क्या गर्दा उठा दिए हो? हाँ, बहुत, मतलब मैसेजेस वगैरह जो हैं, अच्छा, दोस्तों वगैरह के, परिवार के, बहुत बहुत इस बार भैया जी के ट्रेलर देख के, उसका गाना सुन के, और टीज़र दोनों उसके बड़े सुपर हिट रहे। हाँ, ये तो है। तो एक समा तो बंधा है, और अब देखना है कि 24 तारीख को वो किस तरीके से वो समा जो है, नहीं, समा तो आप थिएटर तक आता पता है कि बवाल मचाता ही है हर बार। अच्छा, अपूर्व सिंह करकी जो है उनके साथ आपकी दूसरी फिल्म है। जी। पहली थी सिर्फ एक बंदा काफ़ी जी। है। तो मतलब इस फिल्म का जब ऑफर आया तो आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या फिर जब पता लगा अपूर्व सिंह करकी है तो हाँ भाई डन कर दो ऐसे करके? नहीं, तब तक जो है बंदा के कारण हम एक बढ़िया ट्रस्ट जो है डायरेक्टर और मेरे बीच में हो गया था। मैं उसके काम करने के स्टाइल को समझ चुका था, वो मुझे भी देख चुका था। तो और एक मेरी कहानी मेरे दिमाग में थी। जब उसने सुना था तो कहा था कि मुझे दे दो, फिर बोला कि आप ही करो। तो भैया जी जो है वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था इस रिलेशनशिप का। ओके जी, कि अब ये रिलेशनशिप को आगे लेके चलते हैं, और अब कुछ ऐसा करते हैं कि जो हम भी जिससे हैरत में हो जाए, हम भी जो हम अपने आप को आश्चर्यचकित करते हैं। वो उसके ज़िंदगी का एक सपना था कि वो तमिल तेलुगु मेन स्ट्रीम सिनेमा की तरह से जो है कुछ हिंदी में बनाए, लेकिन अपने तरह का बनाए, उनकी कॉपी ना हो, लेकिन उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट दे। तो ये जब कहानी उसने मुझसे सुनी थी तो उसने कहा था कि मुझे दे दीजिए, मैं इस तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो उस तरह की फिल्म को लिखने में कुछ समय लगा हमको। दीपक किंगरानी जो बंदा के राइटर थे, उन्होंने ही लिखा है इसको। तो ये रिलेशनशिप जो है, हम करीब बहुत सारे लोग जो बंदा में थे, हम सब साथ में आ गए फिर, और इसमें कलाकार भी हमने 2-3 बंदा के ही लिए हैं। तो रिलेशनशिप हमने आगे बढ़ाया है इसको सबके साथ में। तो मतलब कि अगर बंदा सफल हुई तो हम अकेले ही उसको एंजॉय क्यों करें, हम सबके साथ में एंजॉय करते हैं। मंशा ये थी। बाय द वे, मैंने आपकी जोराम भी देखी, दरसू का जो किरदार आपने निभाया, बहुत खूब। मतलब मैं समझ में नहीं आता कभी कभार कि लोग इस तरह की फिल्म को प्रेफर क्यों नहीं करते, लेकिन आप जब बनाते हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलता है कि इस फिल्म को साइन करना है, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलता है? देवाशीष मखीजा के साथ मैं 3 काम कर चुका जोरम के साथ में। वो भी डायरेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और एक बहुत ही ओरिजिनल कहानी लिखता है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखता है। वो भी हमारे समाज की बात करता है, समाज में जो किरदार हैं उनकी बात करता है। तो मुझे ऐसे डायरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं जो हमारी मिट्टी की बात करें, अपने ढंग से करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब
किरदार जो हमारी मिट्टी से आ रहे हों, हमारे समाज से आ रहे हों, मुझे वो उस तरह की फ़िल्में करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैं भी वहीं से आता हूँ। जो एक चेंज लाए सोसाइटी में थोड़ा, मतलब हाँ, change- मतलब चेंज से देखिए, चेंज तो पॉलिसीज़ लाती हैं। हाँ, चेंज तो सिनेमा चेंज नहीं लेके आ सकता। सिनेमा चेंज में एक भागीदार हो सकता है जी। तो मुझे उस तरह की फ़िल्में अच्छी लगती हैं। भैया जी मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि भैया जी जहाँ से आते हैं, या भैया जी जहाँ पे सेट है, वो सब गाँव की, छोटे शहरों की कहानियाँ हैं जो हम मेन स्ट्रीम में कहना चाह रहे हैं। जहाँ पे मेन स्ट्रीम फिल्में जहाँ से अलग हट गई थी, वापस हम भैया जी में उसको लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो इवन जो अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, ज़्यादातर लोगों का जो है वो गांव और छोटे शहरों से आए हैं यहाँ पर और बस गए हैं। तो ये उनकी कहानी है, सबकी कहानी है। भैया जी जब शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि एक बहुत पावरफुल इंसान है, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा, बहुत टौरा है। हाँ। और वैसे ही आपको जब हमने इस किरदार में देखा ट्रेलर के अंदर, तो आपसे रिलेट कर पा रहे थे कि मनोज बाजपेयी जी का भी एक टौरा है अलग से, जो दिखता है अलग से। ऐसे में जो हम बात करते हैं कि उस वक्त भैया जी जैसे जो लोग होते हैं उनके पास भी सिफारिश आती है, आपके पास कभी कोई ऐसी सिफारिश आई किसी की जिसको देखकर आप भी हो गए, चौंक गए कि यार ये कैसी सिफारिश है? नहीं, सिफारिश तो आती रहती है। सिफारिश मेरे पास बहुत आती है। लेकिन मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, यार कलाकार आदमी हूँ मैं। हाँ। मैं कोई सरकार में कोई बैठा हुआ आदमी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी हर तरीके की सिफारिश को मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन हाँ, तुमको सही आदमी तक पहुँचा दूंगा। इतना ही काम हो सकता है मेरा। क्योंकि इतने साल के काम के बाद एक इज़्ज़त लोगों ने दिया है, तो कम से कम जब मैं फ़ोन उनको करता हूँ तो मुझे निराश नहीं करते हैं। चाहे वो फिल्मों को लेकर के हो, किसी को दिल्ली में किसी से कुछ काम हो, तो उनको सही व्यक्ति तक पहुंचा दिया आपने जो वो काम कर सकता है। तो इस तरह की सिफारिश आती रहती है। अच्छा, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, 100वीं फिल्म जी। मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग ये माइलस्टोन अचीव कर पाते हैं। 1994 में आपका द्रोहकाल से शुरू हुआ सफ़र बीजेपी के हिसाब से अमृतकाल तक आप पहुंचा है। अच्छा, अमृतकाल से याद आया और बीजेपी से याद आया, आप पॉलिटिकल मतलब जो होता है ना विश्लेषक या विश्लेषण, आपने शायद कहा भी था एक बार कि आप बहुत अच्छे पॉलिटिकल विश्लेषक हैं। तो क्या लगता है, चुनाव नज़दीक है, लगता है किसी का पलड़ा भारी है इस बार? सर्वेज बताना मना किया गया है। आचार संहिता में है। थोड़ा ना, आचार संहिता के खिलाफ नहीं जा सकते आप। अच्छा ठीक है। अच्छा, कुछ दिल के सवाल हैं लोगों के जी। तो हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने जी। के लिए। पहला सवाल जो है वो ये है, सर आपकी फिल्म सत्या तो हर किसी को दोस्ती करना सिखाती है, लेकिन मनोज बाजपेयी के लिए दोस्ती के क्या मायने हैं? मैं जल्दी किसी को दोस्त नहीं बोलता हूँ। अच्छा। मतलब थिएटर ग्रुप में साथ में थे इसलिए आप दोस्त थे, ऐसा नहीं है। ओके। जब आप थिएटर ग्रुप में काम कर रहे थे तो आपके उसमें भी एक दो तीन लोगों का ही एक ग्रुप था जो एक दूसरे के साथ रहते थे, और हम आज भी उनके साथ हैं। मेरी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे दोस्त के बारे में मैं गलत बात मैं नहीं सुन सकता हूँ। मैं हमेशा उसका बचाव करूँगा, भले ही मैं अलग कमरे में जा कर के उसको दो जूते मार लूँ। मैं मार सकता हूँ, किसी और को हक नहीं है। किसी और को हक किसी नहीं और है। को हक नहीं है। क्या बात है। अच्छा, दोस्ती से याद आया, एनएसडी के टाइम की बात है, शायद 1994 में एक फिल्म आई थी बैंडेड क्वीन। जी। उसमें आपने भी एक छोटा सा किरदार जरूर निभाया था, और निर्मल पांडे जी जो थे उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा किरदार निभाया था। जो डायरेक्टर थे, पर जहाँ तक सुनने में आया था, वो शायद आपको उस रोल के लिए रखने वाले थे। शेखर कपूर शेखर कपूर महान सर। निर्देशक। तो वो आपको शायद पहले रखने वाले थे उस रोल के लिए। देखिए क्या था कि मैं उनसे जब मिला था तो मैं पहला व्यक्ति था जो कास्टिंग के लिए उनसे मिला था। तिग्मांशु धुलिया मुझे लेके गए थे, वो कास्टिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि एग्जैक्टली तुम्हारी तरह से घुंघराले बाल थे विक्रम मल्लाह के, और तुम्हारी तरह से ही दिखता भी था। तो अभी मैं टेंटेटिव रखता हूँ तुमको उस रोल के लिए। लेकिन कास्टिंग बाकी लोगों की होती गई और मेरी उम्मीद बनती गई। लेकिन एक दिन मैंने निर्मल पांडे को देखा और सुना कि निर्मल पांडे शेखर कपूर से मिलने जा रहा है, और इतना सुंदर आदमी था वो, पहाड़ का आदमी, सुंदर, लंबा चौड़ा। जब मैंने सुना कि निर्मल पांडे आज शेखर कपूर से मिलने जा रहा है, तब मैं समझ गया कि अब वो रोल मुझे नहीं मिलेगा। और वही हुआ। जैसे ही देखा उन्होंने दिमाग अपना बदला और निर्मल पांडे को लिया। लेकिन मुझे खुशी है क्योंकि मुझे शेखर कपूर
उसको चूज़ करते या उसको मिलते, मैं पहले ही समझ गया था कि ये रोल मेरे हाथ से जाएगा। जी। अच्छा, दूसरा सवाल जो है सर, आपकी डायलॉग डिलीवरी तो हर किसी की बोलती बंद करती है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि मनोज बाजपेयी जी खुद किसी की डायलॉग डिलीवरी देखकर दंग रह गए हों? बहुत सारी बार हुआ है। ओम पुरी जी को की परफॉर्मेंस जब मैं देखता था, उनकी डिलीवरी, उनके स्पीच को देख करके मेरे होश उड़ जाते थे। बहुत सीखा। नसीर साहब की आप उनकी 70s की, 80s की, 90s की फिल्में देखिए आप, क्या कमाल क्राफ्ट, क्या वॉइस एंड स्पीच पे काम वो दिखता है। और अमिताभ बच्चन जी की अपनी फिल्मों के, उनकी जो फिल्में थी, दीवार हो, त्रिशूल हो, अमर अकबर एंथनी, या फिर जंजीर। तो हाँ जी, तो इन लोगों को देख देख के सीखा है हमने काम किया है अपने क्राफ्ट पे, हम काफ़ी इंस्पायर हुए हैं इन लोगों से। सर, ये कोटा राजस्थान से आर्यमन गौतम के साथ साथ पूरे देश का सवाल है, फैमिली मैन का अगला सीजन कब आ रहा है? पता नहीं कब आएगा, लेकिन हम लोग शूटिंग तो शुरू कर चुके हैं। शूटिंग शुरू हो चुकी है। हाँ, एक छोटा शेड्यूल हमने ख़त्म किया है और फिर इस मंथ के एंड में उनको ज्वाइन करूँगा। फिर कुछ एक छोटा शेड्यूल होगा, लेकिन बाकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, शूटिंग शुरू हो चुकी, गाइस शूटिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा मनोज सर, आप जब किसी किरदार को निभाते हैं तो देखते हैं सरदार खान हो गया, अब भैया जी हो गया, और मुझे पता है कि भैया जी आने के बाद आपको भैया जी बुलाएंगे काफ़ी सारे लोग। तो ये जो होता है ना, जनता की जुबान पे अपना नाम चढ़वाना अपने किरदार का, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम जो एक्टर्स होते हैं वो कर पाते। क्या है इसका प्रोसीजर? पता नहीं इसका प्रोसेस क्या है यार, मतलब मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने सत्या की थी तो बीकू महात्रे जो है उस नाम से अलग होने में कई साल लग गए मुझे। मुंबई का हाँ, और मुंबई का किंग कौन। फिर उसके बाद जब शूल आया तो समर प्रताप सिंह बड़ा पॉपुलर हुआ। मतलब लगातार जो फिल्में की उसमें मेरे डायलॉग बड़े पॉपुलर हो जाते थे। जैसे कि कौन फिल्म जब आई थी तो हर कोई, मैं बाज़ार से भी निकलता तो लोग कहते थे मैम मैम ऐसे लोग पीछे चिल्लाते थे। फिर उसके बाद अक्स आई तो अक्स में राघवन बड़ा पॉपुलर हुआ था। ना कोई मरता है ना कोई मारता है, ये मैं नहीं कहता, गीता में लिखा है, बड़ा पॉपुलर हुआ। राजनीति का वीरेंद्र प्रताप सिंह, करारा जवाब मिलेगा। फिर सरदार खान, अब अभी तक लोग मुझे चिढ़ाते हैं, सर चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है? सर चाबी कहाँ है? हम फर्स्ट। अच्छा, वो रैंडम चीज थी या फिर आपने मतलब लिखा था, वो स्क्रिप्टेड था कि हम फर्स्ट वाला जो आपका डायलॉग था उसमें भी? ये सब बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ हुई थी। अब याद तो नहीं है कि क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन हुआ था, लेकिन अनुराग कश्यप उस तरह का डायरेक्टर है जो आज़ादी देता है अपने एक्टर्स को इम्प्रोवाइज़ करने की। फिर उसके बाद आप समझो कि आपको श्रीकांत तिवारी बहुत फेमस हुआ। वो तो अभी तक चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। और आपको फिर बंदा का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ जी। तो इस तरह से मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि लोग बहुत सारे किरदार के नाम से मुझे जानते हैं। तो एक अपने आप में एक उपलब्धि है मेरी। आपकी बहुत सारी जो कहते हैं ना कि हर फिल्म अगर देख लें कुछ ना कुछ सिखाती है, अगर देखें ध्यान से। भैया जी क्या सिखाने वाली है? बहुत कुछ सिखाने वाली है भैया जी। मिट्टी की बातें आपको सिखाने वाली है। मिट्टी की बातें? हाँ, भैया जी ये सिखाने वाली है कि परिवार का मतलब क्या होता है। अच्छा। हाँ, ये रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते जहाँ पे सौतेली माँ और सौतेला बेटा, फिर भी माँ बेटे की तरह का आदर सत्कार, ये सब चीज़ें सीखने के लायक हैं। अच्छा, एक छोटा सा गेम है सर। आपने 100 फिल्में की हैं अब तक, काफ़ी किरदारों के साथ, काफ़ी एक्टर्स के साथ काम किया है। कुछ इमोशंस हैं हमारे पास, उसमें आप किस एक्टर को सबसे बेस्ट देख पाते हैं? मतलब ये नाम लिया इस इमोशन का तो ये एक्टर दिमाग में आ चुका है ऑलरेडी। हाँ। इमोशनल दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार। एक्शन में अमिताभ बच्चन। कॉमेडी गोविंदा। साहित्य मतलब जिसकी वो क्या है, बिल्कुल क्लिष्ट हिंदी पे पकड़ बहुत गजब। आशुतोष राणा। क्या बात। रोमांस? शाहरुख। एंग्री? शाहरुख और राजेश खन्ना दोनों। अच्छा। हाँ, यहाँ पर रहता है क्योंकि दोनों ने जो अचीवमेंट्स हासिल किए वो भी लगभग सेम के आसपास ही है। अच्छा, यहाँ पर अगला है एंग्री। अमिताभ बच्चन।
क्यूट, हाँ ये फीमेल। ये तो बड़ा अजीब है। कुमार गौरव। अच्छा अच्छा पकड़े। बिल्कुल। मोस्ट हैंडसम आपके लिए कौन है अभी इंडस्ट्री में? वेरी हैंडसम सलमान खान। सलमान खान। ऑलराउंडर? धर्मेंद्र। अच्छा, तो अब हम अंत पे आ चुके हैं इंटरव्यू के। मैंने आपको याद हो तो स्टार्टिंग जो थी इस इंटरव्यू की वो रामधारी दिनकर जी की एक कुछ जी, पंक्तियाँ थी पंक्तियाँ उनसे। थी। मैं चाहता हूँ कि कुछ पंक्तियाँ जो आपकी ज़िंदगी की मोटिवेशन बनी वो अगर आप बता पाए। देखिए, एक लाइन है जिसको मैंने बदल करके अपने राइटर को दिया था, जो कि इसमें है। वो दिनकर साहब की लाइन से प्रेरित है। अच्छा। हाँ, इंस्पायर्ड है। उनका था, याचना नहीं अब रण होगा। तो उसको मैंने डायलॉग में लिखा था, निवेदन नहीं नरसंहार होगा। ओके, अच्छा ये नरसंहार वहाँ से आया है। हाँ हाँ हाँ। तो आप साहित्य पढ़ते रहिए और आपको जो है इंस्पिरेशन मिलता रहता है। कई सारे फिल्मों में जो है, कई सारे नॉवल या कविताएं जो पढ़ी हैं उनको हमने इम्प्रोवाइज करके उन लाइनों को हमने उन्हीं एग्जैक्टली उन्हीं लाइनों को नहीं, लेकिन इंस्पायर्ड लाइनें हमने जो है। जी, आपको कौन सी लाइंस मोटिव, मतलब आप जब बैठे हों कब कुछ मैं याचना नहीं रण होगा। जब आपकी परिस्थिति खराब होती है ना, तो आप परिस्थिति से हमेशा बोलता रहा हूँ मैं कि मैं याचना नहीं अब रण होगा। हाँ हाँ, मतलब अब चाहे जो भी हो जाए, मेरी युद्ध करने की परिस्थिति के साथ युद्ध करने की जो ऊर्जा है वो कभी कम नहीं होगी। तो देखिए, रण होगा 24 मई को और रण भैया जी थिएटर्स में आने वाली, देख कर आए। और बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, आपसे बात कर लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।